ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। और देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप लोग के एग्जाम बहुत ही सामने हैं और खास करके सीबीएसई और आईसीएसई के एग्जाम्स बहुत ही पास आने वाले हैं। और हम लोग इसीलिए एक सीरीज के साथ आए हैं जहां पे हम आपके कुछ सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस करवाएंगे। और इन क्वेश्चंस को बेसिकली हम ऐसे नहीं करवाएंगे कि बस हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं, बल्कि एक एक कंसेप्ट के पीछे हम एक एक क्वेश्चन के पीछे हम कंसेप्ट्स को समझा रहे होंगे, ताकि अगर ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आपको थोड़ा भी अगर घुमा फिरा के दिए जाएं या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो आप जरूर उसको बना सके। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट चैप्टर इज बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ऑब्वियसली मैं एक एक क्वेश्चन से ट्राई करूंगा कि आप लोग जितना ज़्यादा उसको समझ सके उतना ज़्यादा हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो माई एम विल बी कि मैं आप लोग को डायरेक्टली उस क्वेश्चंस को बेसिकली रिलेट कर सकूं, है ना, और वो डायरेक्टली आप वो क्वेश्चन समझ सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन ये है, प्लास्टिक रॉड रब विद फर एंड ग्लास रॉड रब विद सिल्क, है ना, रिपेल इच अदर, है ना। ऑप्शंस क्या क्या आप ध्यान से देखिए, रिपेल इच अदर, मिक्स अप विद इच अदर, अट्रैक्ट इच अदर एंड नन ऑफ दिस। देखिए, सबसे पहले मुझे ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी बॉडी किसी अदर बॉडी के साथ अगर रब कर रहा है तो होगा क्या। बेसिकली अगर एक एटम की बात करें तो एटम में क्या है, प्रोटॉन अंदर है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। तो होगा क्या, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है कि एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स टूट के, क्योंकि रब कर रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं दूसरे बॉडी पे चले जाए। अगर ऐसा होगा तो अगर हम बात करें कि एक एटम न्यूट्रल क्यों होता है, हम कंसेप्चुअली जा रहे हैं, न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर मेरे पास 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी न्यूट्रल है। लेकिन अगर 5 प्रोटॉन और अगर 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो वो न्यूट्रल नहीं है, बल्कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी उसमें चला गया तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के जाने के वजह से भी वहां पे हो सकता है कि एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाए, और जो दूसरा बॉडी है, क्योंकि उसमें पहले वो न्यूट्रल था, अब क्या हुआ, क्योंकि एक बॉडी से वहां से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अब हम सब जानते हैं कि एक बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और एक बॉडी जो नेगेटिवली चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा सिर्फ प्लास्टिक रॉड या के साथ ही नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट बॉडीज ऐसे क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं जिसमें हम जानते हैं कि अगर 2 बॉडी को रब किया जाए तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इन सभी के आंसर्स कहीं ना कहीं अट्रैक्ट इच अदर होगा। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चले तो सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन 2 बॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन 2 बॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। और अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया, जस्ट पिछला क्वेश्चन ही था कि देखो, अगर एक बॉडी बात करें तो न्यूट्रल है मतलब चार्ज तो है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज तो है, लेकिन वो न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि अट्रैक्ट कर रहा हो या रिपेल कर रहा हो, ऐसा प्रोड्यूस करने के लिए एक तो इफेक्टिव कुछ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या इफेक्टिव कुछ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ऐसा अगर हम ध्यान से देखें तो तभी हो सकता है। अगर हम इन सारे ऑप्शंस में देखें, ऑयलिंग, क्या हम ऑयलिंग करेंगे, ऑयल अगर डाल दें तो क्या उससे चार्ज हो सकता है? नहीं, हम पूरा का पूरा एटम डाल रहे हैं, ऑयल भी न्यूट्रल, वो भी न्यूट्रल, चार्ज क्यों प्रोड्यूस होगा? पासिंग एसी करंट, देखिए एसी करंट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन आ जाता है, अच्छा सर इलेक्ट्रॉन वहां पे जा रहा है तब तो चार्ज हो जाना चाहिए था, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि अगर हम बोलते हैं करंट फ्लो तो करंट में हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। लेकिन बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि जब भी हम बोलते हैं कि करंट तब फ्लो करता है जब एक पूरा का पूरा सर्किट बनता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन अगर एक सर्किट में अंदर जा रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन सर्किट से बाहर भी निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लो करते हैं। अगर सर्किट को हटा दे तब भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज गया अंदर और यहाँ पे कुछ चार्ज बाहर निकले तो ओवरऑल अगर हम एक एटम को देखें तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और वापस एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अभी भी ये न्यूट्रल है ना। मान लो पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैं बोलूँगा 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक वापस भी तो आ गया पीछे से, तो अगेन 5 इलेक्ट्रॉन, अभी भी न्यूट्रल है। तो क्या सिर्फ एसी करंट पास कर देने से या कोई भी करंट पास कर देने से क्या हम चार्ज कर सकते हैं? आंसर है नहीं। जब तक वो इफेक्टिवली कुछ ऐसा स्पेसिफिकली ना दिया हो कि सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, ऐसा कुछ ना दिया हो तो हम इसके बारे में नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? अगेन रबिंग, वो तो हमने देखा ही था। फिर अगर हम बात करें, बहुत सिंपल, इलेक्ट्रिक चार्जेस अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। यही हमने कूलम्स लॉ का डेफिनेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, उसका स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इसका आंसर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा फोर्थ ऑप्शन पे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है लॉ स्टेटिंग दैट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। हमारा
अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना स्टार्ट किया है तो हम सबसे पहले ही कूलम्स लॉ आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही आ जाता है और वही इसका डेफिनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूलम्स लॉ। नाउ अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। तो पहला इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर मान लीजिए एक फिगर गिवन है, वो फिगर मैं भी आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, मैं क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो पॉज करके, लेकिन मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दो चार्जेस है Q2 और Q3 और गिवन है कि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहली बात तो ये गिवन है कि भाई ये जो हमारा चार्ज है Q2 और Q3, ये जो चार्ज है ये दोनों पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है, दिस Q2 और दिस Q3 इज पॉजिटिव, ये हमको गिवन है। और हमें ये भी बोल रहा है कि Q1 को ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैक कर रहा है। अब आप इस बात को समझो कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन करते हैं हम सिमेट्री पे ध्यान देते हैं। क्या होता है सिमेट्री? देखो भाई, अगर हम बोलेंगे कि एक फोर्स इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये Q2 इस Q1 को इधर खींच रहा है, Q3 इसको अगर इधर खींचेगा, तो हम सिमेट्री से आराम से बोल सकते हैं कि देखो ऐसा होगा कि इसके वजह से ये जो Q1 को खींच रहा है, इसके वजह से एक फोर्स एक्स एक्सिस पे आएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। किसके वजह से? Q3 की वजह से। उसी तरह Q2 की वजह से क्या होगा? एक फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ आएगा और एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स जाएगा इधर और इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। क्यों कैंसिल आउट करेंगे? क्योंकि वर्टिकली इक्वल तो है ही। इक्वल कैसे बोल रहे हैं सर हम आपको इसको? क्योंकि सिमेट्री है, यही हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं। और दूसरा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट किए। तो इसका मतलब जो दोनों का इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन ये आया कि, है ना, अब हम क्वेश्चन को और समझते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो पहली बात तो हमें क्या समझ में आया कि जो Q1 चार्ज है ये पक्का है कि ये कैसा चार्ज होगा? तो ये पक्का है कि एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में खींच रहा है। अगर पॉजिटिव होता तो क्या होता? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ धक्का लगता। ठीक है, तो अब सेकंड ये इसने बोला है कि एक और Q चार्ज हमने डाल दिया, और कौन सा चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो भाई, सीधी सी बात है कि एक फोर्स पहले से इस पे इधर लग रहा है, एक फोर्स पहले इस पे इधर लग रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लो एक डब्बा है, इस डब्बे पे मैं आगे से धक्का मार रहा हूं, एक मेरा दोस्त आया वो भी इसी डायरेक्शन में धक्का मारेगा, तो क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर यही डब्बा है, मैं इसको खींच रहा हूं, मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला मैं भी इसको खींचता हूं, क्या होगा? दोनों का फोर्स बढ़ जाएगा, दोनों का फोर्स मिल जाएगा, इफेक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप जान रहे हो, शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ऑब्वियसली हम क्विक एक्सप्लेनेशंस पे जाएंगे क्योंकि हम क्विक रिवीजन करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। लेट से बोलता नहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो क्या होता? तो क्या फोर्स इंक्रीज होता है डिक्रीज होता? अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता Q1 तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होता। अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आते तो नेगेटिव डायरेक्शन में और फोर्स बढ़ता, तो इस बार फोर्स की डायरेक्शन में बढ़ता, सेल इंक्रीज, लेकिन पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करता। तो क्वेश्चन अगर वो घुमा रहा है तो हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चंस जो देख रहा हूं, कहीं ना कहीं जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, वो मैं बेसिक थिंकिंग से ही कर रहा हूं। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है सिमेट्री यूज करके, तो हम उसको उसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हम इस पे आ जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं तो हमने फोर्स इक्वल टू पढ़ा ही है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो अगर मैं इसका आंसर बोलूं तो डायरेक्टली आंसर इज 1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द चार्जेस। और अगर हम कोई भी ऑप्शन देखें जैसे B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, नहीं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वो भी स्क्वायर द डिस्टेंस था। फिर इसने सी में बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, अगेन ये भी गलत है क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अगेन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, वही कूलम्स लॉ का डेरिवेशन और कूलम्स लॉ ही है बेसिकली, और इसमें हमें कुछ आगे नहीं करना है। मैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे आ जाता हूँ। ओके, सो हाँ, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज मीन्स। देखिए अभी अगर मैं बोलूँ, देखिए कि अगर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उससे एक क्वेश्चन नहीं होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जब मैं आ रहा था तो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि नेगेटिवली चार्ज का मतलब नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज।
अगर मेरे पास 5 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है तो उसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर हम बेसिक कंसेप्ट समझे तो इज दैट ओनली, नेगेटिवली चार्ज मतलब क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, है ना। जैसे इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, इट हैज ओनली नेगेटिव चार्ज। नहीं, एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा तभी हो सकता है या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा तभी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हमारा कंडीशन क्या है कि नेगेटिव का क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाय कंडक्शन इट्स मास हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, आई थिंक, अच्छा सॉरी, यहाँ पे चार, इधर ही ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, रिमेन्स सेम, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। देखिए, मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को समझाता हूँ कि चार्जिंग के टाइम पे होता क्या है वो अंडरस्टैंड हम करते हैं, और बेसिक वो चीज़ें हम समझते हैं कि चार्जिंग के टाइम पे हो क्या रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं एक एटम की बात करता हूँ, है ना, एक एटम की बात करता हूँ, तो एक एटम में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आए या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन चला जाए। अब कभी भी जब चार्जिंग होती है तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होता है। तो आप बोलेंगे सर हम तो देखते हैं कि एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, आप कैसे बोल रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज मूव नहीं करता है? एक्चुअली देखो होता क्या है कि अगर एक एटम न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन अंदर होता है। मैक्सिमम जो मूवमेंट्स होते हैं चार्जेस के, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ना कि प्रोटॉन की वजह से होता है। वो आउटर सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वही मूव कर रहा होता है। तो मान लो मेरा एक एटम है वो न्यूट्रल है, उसमें 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। अचानक क्या हुआ कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन भाग गया दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो अब यहाँ पे कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। लेकिन जिसमें वो गया वहां भी अगर पहले से 5 थे तो 5 + 1 5 + 1 6 हो गए। तो 6 हो गए तो क्या हुआ वहां पे? देयर इज बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि वहाँ क्या हो गया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन गया तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर मास भी होता है। तो ये जो एटम है जिससे इलेक्ट्रॉन गया उसका मास क्या हुआ? उसका मास कम हो गया। और जिस एटम में मान लो इलेक्ट्रॉन गया उसका मास क्या हुआ? उसका मास बढ़ गया। बहुत ही सिंपल सा बात है। क्यों? क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब मास, चार्ज कैन नॉट जस्ट रिमेन एनीवेयर, चार्ज किसी मास पे रहता है। और यहाँ मूवमेंट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। कंसेप्ट समझना अच्छे से, मूवमेंट प्रोटॉन नहीं कर सकता है, वो अंदर रहता है। कौन कर सकता है? वो इलेक्ट्रॉन कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। तो कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई? यहाँ से उठ के दूसरे में गया। ये क्या बना? पॉजिटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज बना उसका मास क्या हुआ? कम हुआ। जो नेगेटिवली चार्ज बना उसका मास क्या हुआ? उसका मास बढ़ गया। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना।